हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए हम एक और पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में आया हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि सेशन 2025-26 का है। ठीक है, आपके सामने जो पेपर होगा ये 60 मार्क्स का मिलेगा आपको। 3 घंटे आपको पेपर सोल्व करने के लिए मिलेंगे और ये इंग्लिश का पेपर 7th क्लास का है। देखिए हम पेपर को क्यों सोल्व करते हैं, ये मोटिव आपको पता होना चाहिए। हमारे मेन मोटिव क्या है, हमारा रिविजन हो जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए और हमें पेपर को सोल्व करने की अप्रोच पता चल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रोच, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और पेपर को आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आप कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ठीक है। The sun had just set behind the hills, casting a warm orange glow across the meadow. Sarah and her friends gathered near the old oak tree, their laughter filling the air. तो बेसिकली बात की जा रही है, जो सारा और उसके दोस्त थे वो कहीं ओल्ड ओक ट्री के नीचे हैं और जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर उनकी हंसी की आवाज़ हवा में घुल रही है। सन पहाड़ियों के पीछे से, सूरज अभी अभी पहाड़ियों के पीछे से मतलब पीछे डूबा था और चारों ओर नारंगी सी रोशनी फैला गई थी। सारा और उसके दोस्त इकट्ठा हुए, वे सब बहुत खुश थे क्योंकि द एक्साइटमेंट वाज पैल्पेबल एज दे डिस्कस द लोकेशन, क्योंकि वो वीकेंड पर कैंपिंग करने की तैयारी कर रहे थे। वे जगह के बारे में बात करने लगे, जैसे काम और आग पर बनाने वाली स्वादिष्ट खाने की बात कर रहे थे। जैसे जैसे रात हुई, आसमान में चमकते तारे दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने टेंट लगा लिए और जलती हुई आग के पास बैठ गए। देखो, डिलीशियस मील्स दे वुड कुक कैंप फायर एज द नाइट स्काई वाज डॉटेड द ट्विंकलिंग स्टार्स दे सेट अप देयर टेंट्स एंड गैदर्ड अराउंड द क्रैकलिंग फायर। साराज फ्रेंड जेक, सारा का दोस्त जो जेक था, भूतों की कहानियां सुनाने लगा। ये कहानियां इतनी डरावनी थी कि सुनकर सबको डर लगने लगा। आग की टिमटिमाती लपटों से डरावनी परछाई बन रही थी और बच्चों को कहानियां सच जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बाद सब अपने स्लीपिंग लेटर एज दे ले इन द स्लीपिंग बैग्स में चले गए सोने के लिए। रात की आवाज़ें चारों ओर से सुनाई दे रही थी। झिंगुरों की टर्टर, उल्लू की आवाज़ और हवा में पत्तों की सरसराहट। जब सारा ने ऊपर देखा तो उसे तारों से भरा बड़ा आसमान दिखा। उसे बहुत अच्छा, सारा फेल्ट सेंस ऑफ ओ, उसे बहुत अच्छा और अजीब सा अनुभव हुआ जो वह लंबे समय तक याद रखेगी। शी वुड रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए। अब आपने एक बार पढ़ा और नेक्स्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो आपके हिसाब से टाइटल ऑफ द पैसेज क्या होगा? आपको पता है कैंपिंग एडवेंचर। ए साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नाइट ऑफ एडवेंचर अंडर द स्टारलाइट स्काई और घोस्ट स्टोरीज। कैंपिंग की बात की जा रही है और एडवेंचर की, तो ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट वर सारा एंड हर फ्रेंड्स प्लानिंग। तो बर्थडे पार्टी, कैंपिंग ट्रिप, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। डायरेक्ट कैंपिंग ट्रिप पर आप आ जाएंगे, ऑप्शन बी कैंपिंग ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु टोल्ड घोस्ट स्टोरीज अराउंड द कैंप फायर। तो सारा का दोस्त जेक सुनाता है घोस्ट स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डिड द फ्लिकरिंग फ्लेम्स अफेक्टेड द एटमॉस्फेयर। तो जो फ्लिकरिंग फ्लेम्स थी, दे कास्ट ईरी शेडोज। यहाँ पर आंसर लिखते हैं अपना, दे कास्ट, तो डरावनी परछाइयाँ बन रही थी आग की रोशनी की वजह से। मेकिंग द घोस्ट स्टोरीज कम अलाइव, मेकिंग द घोस्ट स्टोरीज कम अलाइव इन द इमेजिनेशन ऑफ द कैंपर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट साउंड्स डिड द कैंपर्स हियर एज दे ले इन देयर स्लीपिंग बैग्स। जैसे ही वो स्लीपिंग बैग्स में लेट गए तो उनको कैसी आवाज़ आने लगी? जैसे हियर चिर्पिंग, आवाज़ कैसी आने लगी? चिर्पिंग क्रिकेट्स, झिंगुर की आवाज़ आने लगी, टर्टर। उसके बाद डिस्टेंट हूटिंग ऑफ एन ऑल, डिस्टेंट हूटिंग ऑफ एन ऑल। इसके बाद आप रस्टिंग लीव्स इन द ब्रीज, और रस्टिंग लीव्स इन द ब्रीज, ठंडी हवा में पत्तियों के सरसराहट की आवाज़। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड सारा फील अंडर द स्टारलाइट स्काई।
तो स्टारलिट स्काई के नीचे उसको कैसा फील होने लगा? सारा फेल्ट अ सेंस, सारा फेल्ट अ सेंस ऑफ ओ एंड वंडर, मतलब उसको अच्छा और अजीब एक साथ लग रहा था। दैट शी वुड रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो हमेशा उसको काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रखेगी जो उसको फील हो रहा था। सेम क्वेश्चन सेकंड, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो आपको एक बार में पूरा पढ़ना है और इसको बीच में नहीं रुकना है। जैसे कि इन ए क्वांट एंटीक शॉप डाउनटाउन एमा स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड पॉकेट वॉच विद इंट्रिकेट इंग्रेविंग्स, लिटिल डिड शी नो दिस वॉजंट एन ऑर्डनरी वॉच। अच्छा, आपको अपनी वोकेबलरी भी अच्छी करनी होगी, रीडिंग हैबिट्स भी अच्छी करनी होगी, और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए इंग्लिश को, ठीक है। हमारा ये पैसेज है, इसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स जैसे इंट्रिकेट हुआ और कुछ वर्ड्स हैं वाउंड हुआ, ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप जितना ज़्यादा रीड करोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो आप इन वर्ड्स को नोटिस करना स्टार्ट करोगे और इनकी मीनिंग्स साथ के साथ देखा करो, ठीक है। तो जितना भी इस पैसेज में हार्ड वर्ड आएंगे हम कलेक्ट करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। तो पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर आपके जितने भी शब्द हमारे हार्ड वर्ड होंगे उनको कलेक्ट करके आपको उनकी मीनिंग बता दूंगा मैं। तो पैसेज पर ध्यान देते हैं। इन अ क्वांट एंटीक शॉप डाउनटाउन, तो यहाँ पर बात की जा रही है शहर के एक पुराने प्राचीन सामान की दुकान में एमा नाम की लड़की जो है वो को पुरानी पॉकेट वॉच मिली, ठीक है, जिस पर बहुत बारीक डिजाइन बनी हुई थी। ओल्ड पॉकेट वॉच विद इंट्रिकेट एनग्रेविंग्स, लिटिल डिड शी नो दिस वाजंट एन ऑर्डिनरी वॉच। तो उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, ठीक है। एज शी वाउंड इट अप अ मिस्टीरियस पोर्टल ओपन्ड ट्रांसपोर्टिंग हर टू अ बायगोन एरा। रहस्यमयी जैसे ही उसने घड़ी को चाबी दी या चाबी चलाई, अचानक एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया और वह पुरानी समय की दुनिया में पहुंच गई। एमा फाउंड हरसेल्फ इन अ बस्लिंग मेडिवल मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय मर्चेंट्स सेलिंग गुड्स, नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर। तो एमा ने खुद को एक ऐसी भीड़ भाड़ वाली पुराने बाजार में पाया जहां व्यापारी सामान बेच रहे थे। चमचमाते कवच पहने शूरवीर, मतलब जो नाइट्स या कह लो आपके योद्धा हुआ करते थे उनको कहते हैं, वो घूम रहे थे। Bewildered but fascinated, she explored the cobblestone streets and tasted exotic fruits from a vibrant market shell। तो वह हैरान तो थी लेकिन बहुत उत्साहित भी। उसने पत्थरों से बनी गलियों में घूम फिरकर रंग बिरंगे बाजार से अनोखे फल चखे। फिर क्यूरियोसिटी के साथ लेड एमा टू अ ग्रैंड कासल वेयर अ वाइज ओल्ड विजार्ड अवेटेड। जिज्ञासा के कारण एमा एक शानदार किले तक पहुंची जहां एक समझदार बूढ़ा जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। He explained that the watch was a time-traveling artifact with gentle wave of his staff. Emma was back in the present, clutching the enchanted watch. तो उसने समझाया कि यह घड़ी समय में यात्रा करने वाली जादुई चीज है। With the gentle wave of his staff, Emma was back in the present, clutching the enchanted watch. Back in her own time, Emma couldn't wait to share her incredible adventure. The antique shop owner smiled knowingly, revealing that the watch had chosen her as its next traveler. तो वॉच ने उसको चुना था। बेसिकली अपने समय में लौटकर एमा बेसब्री से यह अद्भुत अनुभव दूसरों से साझा करना चाहती थी, लेकिन प्राचीन दुकानदार का मालिक मुस्कुराया जैसे उसे सब पता हो। उसने बताया कि यह घड़ी खुद एमा को अपने अगले यात्री के रूप में चुन चुकी थी, इसलिए यह सब हुआ। तो यह पैसेज बताता है कि एमा को एक पुरानी घड़ी मिलती है जो जादुई होती है और उसे समय में पीछे ले जाती है। वह पुराने बाजार और जादूगर से मिलती है, फिर वापस लौट आती है, ठीक है। इसके साथ अब हम करते हैं कुछ शब्दों पर काम। जैसे आपके सामने है क्वेंट। क्वेंट एक अनयूजुअल बट अट्रैक्टिव, मतलब अनोखा लेकिन सुंदर, दिलचस्प। तो पहले क्वेंट एक ऐसा शब्द है जो क्या है, अनयूजुअल बट अट्रैक्टिव। अनयूजुअल बट अट्रैक्टिव। अब मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, आप सोचोगे पेपर में तो ये आएगा ही नहीं और हम तो वो कर लेते हैं जो पेपर में पूछा गया है। आपको इस पैसेज से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है पेपर में, तो हम हर चीज करके चलेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अनयूजुअल बट अट्रैक्टिव, इसको याद रखने के लिए अनोखा लेकिन सुंदर, मतलब सुंदर भी, दिलचस्प भी और अनोखा भी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वेंट। फिर आती है एंटीक की बारी। एंटीक वर्ड ब्लू से करते हैं कवर। एंटीक वर्ड, एंटीक का मतलब हुआ ओल्ड और वैल्यूएबल, ये आपको पता है। स्टम्बल अपॉन की बात कर लेते हैं, ये आपका स्टम्बल अपॉन। स्टम्बल अपॉन कहाँ पर यूज होता है, फाउंड बाय चांस, कोई अचानक मिल जाना किसी चीज का
अचानक मिल जाना, stumbled upon, an old pocket, इसके बाद पॉकेट वॉच आपको पता ही है, छोटी जेब में रखने वाली घड़ी। इंट्रिकेट एक ऐसा वर्ड है जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ वेरी डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत बारीक और जटिल। इंट्रिकेट बहुत बारीक और जटिल, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ आता है आपका एनग्रेविंग्स, मतलब कार्व डिज़ाइन, नक्काशी या काट कर बनाई जो डिज़ाइन होती है उसको एनग्रेविंग्स में यूज़ करते हैं। एनग्रेविंग्स बोलते हैं जो काट कर बनाया डिज़ाइन होता है, या नक्काशी। इसके बाद आपका वर्ड हो सकता है ऑर्डिनरी, जैसे कि सिंपल और नॉट स्पेशल, साधारण को बोलते हैं। वाउंडेड अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेली लाइफ में, इस वर्ड का काफ़ी यूज़ हो सकता है, वाउंडेड अप। और इस वाउंडेड अप को हम कैसे कहते हैं कि टू टर्न और टाइटन अ की और स्प्रिंग, घड़ी को चाबी देना या चलाना, ठीक है, किस चीज़ को चलाना, आपका वाउंड इट अप। एज शी वाउंड इट अप अ मिस्टीरियस पोर्टल ओपनड, जैसे ही उसने उसको चलाया तो वो एक मिस्टीरियस गेट उसमें खुल गया था। मिस्टीरियस मतलब फुल ऑफ सीक्रेट्स, रहस्यमयी। पोर्टल मतलब ए मैजिकल डोरवे था, जादुई दरवाज़ा। ट्रांसपोर्टिंग मतलब आपको पता ही है, कहीं और ले जाने की बात जब करते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग। बैगोन एरा मतलब टाइम लॉन्ग एगो, बीता हुआ समय, पुराना समय को बोलते हैं बैगोन एरा। बायगोन एरा, पुराना समय, ठीक है। इसी के साथ बसलिंग आपके सामने जो वर्ड है, जो बसलिंग शब्द आपके सामने है, इसका मतलब है कि फुल ऑफ एक्टिविटी, बिजी, हलचल से भरा या भीड़ भाड़ वाला। बिजी, हलचल से भरा, बसलिंग, हलचल से भरा, ठीक है। मेडिवल मार्केट प्लेस जो हलचल से भरा था। इसके बाद मार्केट प्लेस आपको पता है बाजार, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स को बोलते हैं जो व्यापारी होते हैं। नाइट्स मतलब सोल्जर्स को बोलते हैं, ओल्ड टाइम में जो आर्मर्स, पुराने समय के शूरवीर योद्धा होते थे उनको नाइट्स बोलते हैं। बीवाइल्डर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीवाइल्डर्ड, कंफ्यूज्ड बट सरप्राइज्ड, हैरान और उलझन में। बी, हैरान और उलझन, ठीक है। इसी के साथ हैरान और उलझन। फैसिनेटेड, आपको पता ही है फैसिनेटेड वर्ड का यूज तब होता है जब कोई चीज बड़ी हाइप्ड, फैसिनेटेड मतलब इंटरेस्टेड हो, मंत्रमुग्ध, बहुत प्रभावित करने वाली चीज होती है, उसको फैसिनेटेड बोलते हैं। कोबलस्टोन स्ट्रीट्स का मतलब क्या है, जो आपकी कोबलस्टोन स्ट्रीट्स का यूज किया गया है, ये बेसिकली क्या है, पत्थरों से बनी सड़कें जो होती है। एक्सोटिक, अनोखा व विदेश से आया हुआ सामान जो होता है। वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जीवन तो रंगीन के लिए एक्सोटिक हो गया आपका। वाइब्रेंट, जीवन मतलब रंगीन चीज़ को वाइब्रेंट बोलते हैं। क्यूरियोसिटी, एक ईगरनेस टू नो, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बोलते हैं जिज्ञासा को, मतलब जानने की इच्छा जो होती है उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ग्रैंड कासल, आपको पता है कि शानदार किले को बोलते हैं। विजार्ड, जादूगर को बोलते हैं। आर्टिफैक्ट, पुरानी वस्तु को बोलते हैं। जेंटल वेव ऑफ हिज स्टाफ, मतलब धीरे से जादुई छड़ी हिलाने को जेंटल वेव ऑफ हिज स्टाफ, ये अपने आप में जादुई छड़ी को धीरे से घुमाने वाली बात है। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट, करंट टाइम की बात हो रही है। क्लचिंग मतलब होल्डिंग टाइटली, मजबूती से पकड़ने की बात की गई है, क्लचिंग। इसमें तो बहुत सारे शब्द है जो आपको बताए सिखाए जा सकते हैं। फिर एन्चेंटेड, बहुत ज़रूरी है ये वर्ड। एन्चेंटेड मतलब मैजिकल, फुल ऑफ चार्म, जादुई कह लो, मंत्रमुग्ध करने वाला कह लो, ये एन्चेंटेड हो गया। बैक इन अ टाइम, एमा कुडंट वेट, शेयर, इनक्रेडिबल और एडवेंचर। इनक्रेडिबल आपको पता है अविश्वसनीय होता है, एडवेंचर आपको पता है रोमांचक होता है। ट्रैवल और रिवीलिंग मतलब किस चीज़ का खुलासा करना। तो इस तरह से हमने अपने शब्द किए, कोई भी शब्द आपके सामने पेपर में आ सकता है। इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड एमा फाइंड द ओल्ड पॉकेट वॉच, तो ओल्ड पॉकेट वॉच एमा को कहाँ मिली थी। तो अब हमने इतना डिस्कस कर लिया इस पर, तो आपके ऑप्शन साफ हो जाएंगे। इन अ मॉडर्न स्टोर, इन एन एंटीक शॉप, इन अ पॉन शॉप और इन अ फ्ली मार्केट। तो ऑप्शन बी, इन एन एंटीक शॉप। तो आपका इन एन एंटीक शॉप बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन एमा वाउंड अप द वॉच, तो कब क्या होता है जब वो वॉच को खोलती है, मतलब वाउंड अप, उसमें चाबी घुमाती है वॉच में। तो ए, इट स्टॉप्ड वर्किंग, ए मिस्टीरियस पोर्टल ओपन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मिस्टीरियस पोर्टल ओपन हो गया था। वेयर डिड एमा फाइंड हर सेल्फ आफ्टर यूजिंग द वॉच, वॉच को यूज़ करने के बाद उसको कहाँ अपने आप को पाती है, इन अ मिडेवल मार्केट प्लेस। तो मिडेवल मतलब पुराने समय की एक मार्केट प्लेस पर अपने आप को पाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु डिड एमा मीट इन द ग्रैंड कासल, तो ग्रैंड कासल में वो किससे मिलती है, शी मेट अ वाइज ओल्ड विजार्ड, शी मेट अ वाइल्ड ओल्ड विजार्ड, ठीक है, ये आपका 4th का आंसर हो गया।
फिफ्थ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डिड एमा रिटर्न टू हर ओन टाइम, कैसे वो अपने टाइम में वापस आ जाती है। द विजार्ड वेव्ड हिज स्टाफ एंड सेंट हर बैक टू द प्रेजेंट, वो अपनी छड़ी को घुमाता है और अपने वहाँ से अपने समय में पहुँचा देता है। तो फिफ्थ का आंसर आप लिखोगे द विजार्ड वेव्ड हिज स्टाफ, जैसे कि आपको बताया था धीरे से अपनी छड़ी को घुमाना, एंड सेंट हर बैक टू द प्रेजेंट और टू देयर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो जिज्ञासा आ गया, क्यूरियोसिटी इसका उल्टा क्या होगा, इनडिफरेंस, मतलब जानने की इच्छा ना होना, इनडिफरेंस, कोई जिज्ञासा नहीं उठती, इनडिफरेंस मतलब शांत बिल्कुल। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर आपके सामने। क्वेश्चन वन कहता है यू आर नटराज, स्कूल कैप्टन ऑफ केंद्र विद्यालय, राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म, देखो यहाँ पर नोटिस लिखना है हमें, इन्फॉर्म करना है आपको स्टूडेंट्स को अबाउट डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन 25 ऑफ सितंबर। 4 मार्क्स का आपके सामने क्वेश्चन है। अब 2 मार्क्स हमें मिलते हैं मैटर को लिखने के, 1 मार्क्स मिलता है फॉर्मेट का, और 1 मार्क्स मिलता है आपको स्पेलिंग्स की। तो इस फॉर्मेट को सीख लेते हैं। फॉर्मेट बेसिकली कहता है, ये आपका फॉर्मेट स्टार्ट होगा यहाँ से, आप सबसे पहले अपना केंद्रीय विद्यालय हेडिंग डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप नोटिस की हेडिंग, इसके बाद आप नोटिस की हेडिंग डालेंगे, फिर आप यहाँ पर डेट डालेंगे। ये फॉर्मेट है, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। और लास्ट में जो भी आपका हेडिंग होगी उसको लिखोगे डिबेट कॉम्पिटिशन, या आप इसको नॉर्मल लिखोगे डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब आप अपना मैटर लिखना स्टार्ट करेंगे, ये आपका फॉर्मेट हुआ। मैटर अभी बताएंगे क्या लिख सकते हो, फिर आप डिटेल्स डालोगे, डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपका पूरा मैटर आएगा, काफ़ी बड़ा होगा मैटर रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पर लास्ट डेट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप कोई किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक पर भी लिख सकते हो। लास्ट डेट, वेन्यू एंड टाइम। और फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप सब इसमें ज़रूर सम्मिलित हो, और टाइम, स्टूडेंट आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड शोकेस देयर स्पीकिंग स्किल्स। और इस लाइन को लिखने के बाद आप अपना नाम और अपनी पोस्ट, मतलब स्कूल कैप्टन लिखते हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हुआ किसके लिए, नोटिस के लिए, ध्यान रखना हमेशा। और आइए अब अपना मैटर देख लेते हैं। देखो हम अपनी जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ, इस क्वेश्चन पेपर के साथ आपको और क्या मिलेगा, आपको मिलेगी इसका सॉल्यूशन अटैच करके दिया जाएगा, इसका सारा सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चंस के आंसर। पहले आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देगा, फिर उसका आंसर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक आप ज्वाइन कर लो चैनल को, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक। और अब आते हैं अपने नोटिस पर। तो नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, आप इस तरह से लिखोगे कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट। आप एक इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन किस तारीख में, ये इन्फॉर्म किया जाता है। ये लाइन तो याद ही कर लो, हमेशा रट लो, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, किसी और तरीके से भी नहीं लिखनी है आपको। क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो, ये 3 आंसर आपको देने हैं। व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये 3 आंसर आपको देने हैं। फिर आपको बताना है टॉपिक क्या होगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, किस किस को कौन पार्टिसिपेट करेगा, फिर डिटेल्स देनी है रजिस्ट्रेशन की। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना है, जैसे कि आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड शोकेस देयर स्पीकिंग स्किल्स, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो आप नटराज स्कूल कैप्टन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपका 4 नंबर तैयार हो गए नोटिस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट का और पार्ट देखते हैं। यू हैव फाउंड ए पर्स कंटेनिंग सम मनी एंड पेपर्स, आपको एक पर्स मिलता है जिसके अंदर पैसे और कुछ पेपर्स है। इट हैज़ नो नेम्स, उसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। तो एक नोटिस आपको और लिखना है, सेम आस्किंग द ओनर टू कॉन्टैक्ट यू। सेम आप चीज़ यूज़ करोगे, सेम फॉर्मेट, और आप इसको लिखोगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप पीडीएफ लोगे तो और पार्ट हम आप पर छोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आप, फॉर्मेट वही रहेगा, पहले स्कूल का नाम, फिर आपका नोटिस, फिर आपका स्कूल का नाम नहीं है तो आप सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी के लिए लिख रहे हो वो आप हेडिंग डालोगे, जो सब्जेक्ट होगा, और मैटर लिखोगे। इसको मैं नहीं बता रहा, ये आप खुद करके प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट्स में बताओगे कि हाँ आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। इसी के साथ हम फर्स्ट का और पार्ट हमने कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी के, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज द सेक्शन। सेक्शन चेंज करवाने के लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। इसका भी अपना एक फॉर्मेट है, आइए फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो फॉर्मेट कहता है, फॉर्मेट को चेक करते हैं अभी, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा पिंकिश कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन जिसमें आपको ऊपर कुछ नहीं लिखना है, स्टार्ट करना है सीधा दी प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल से स्टार्ट, फिर आप अपना स्कूल का नाम लिखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सेक्शन। ये आप अपने नंबर तैयार कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर भी लाइन छोड़नी है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आता है आपका मैटर, स्टार्ट होता है यहाँ से। अच्छा, आप अगर मैटर भी नहीं लिखते, आप अगर ये मैटर नहीं लिखते और इसके बाद आप सिर्फ इतना लिखते हैं, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी द चेंज ऑफ सेक्शन, आई शॉल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आई शॉल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। और लास्ट में आप, ये आपकी एप्लीकेशन हुई, और लास्ट में आप अपना योर ओबीडियंटली, मतलब आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबीडियंटली अपना नाम, क्लास लिख देते हो तो भी आपको 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। और कोई टीचर अच्छा हुआ तो 4 भी दे देगा आपको। सिर्फ ये एप्लीकेशन का मैटर ना लिखने से आप इन सब से अपने 3 नंबर अवेल कर सकते हो। और आइए देखते हैं, अगर आपको 5 के 5 चाहिए तो आप क्या करोगे, आप करोगे सेक्शन बी के सेकंड का एप्लीकेशन को मैटर ऐसे लिखोगे। मैटर क्या होगा, जैसे आई एम अमन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th सेक्शन बी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट चेंज ऑफ माई सेक्शन फ्रॉम बी टू ए। द रीजन फॉर दिस रिक्वेस्ट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड स्टडी पार्टनर्स आर इन सेक्शन ए। तो आपको रीज़न देना होगा सेक्शन ए में क्यों जाना चाहते हो आप। And being in the same section will help me focus better on my studies and participate more actively in group activities. I kindly request you to, ये मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे और आपका ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट हुआ, ठीक है। तो इस पर आप भी प्रैक्टिस करोगे और टॉपिक्स पर भी। आइए देखते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ है आंसर सेकंड का फर्स्ट। और इसका और पार्ट आपको लिखने के लिए क्या कहता है, यू आर सुरेश ऑफ 25, आप नेहरू नगर में रहते हैं, पटियाला, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विनय डिस्क्राइबिंग योर बर्थडे पार्टी। अपनी बर्थडे पार्टी के लिए आप 25 साल के हो गए हो, आप लेटर लिखते हो अपने दोस्त को। तो ये ऑफिशियल लेटर था, और ये आपका मतलब ये आपका फॉर्मल लेटर था, एक तरह से फॉर्मल एप्लीकेशन ये लेटर होता है, और ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी के लिए लिखते हो एक लेटर। उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, आइए। तो बेसिकली आपके सामने एक लेटर है जो आप अपने दोस्त को लिखते हो। वो कैसे लिखा जा सकता है, वो ऐसे लिखा जा सकता है, जब आप फॉर्मल लिखते हो तो पूरा तरीके से लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, सब चीज़ें लिखते हो। लेकिन आप इनफॉर्मल में सिर्फ अपना एड्रेस, डेट, ये आपका एड्रेस, ये आपकी डेट, और डियर अपने दोस्त का नाम लिखकर स्टार्ट कर सकते हो अपना मैटर लिखना। जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले उसके हालचाल पूछते हो, हाउ आर यू, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड, आई मिस्ड यू सो मच ऑन माई बर्थडे, and since you could not be here, I thought I would write and tell you all about it. This year, my parents planned a wonderful surprise for me. The whole party had a Harry Potter theme. The whole was decorated with the floating candles, house banners, and even a model of platform 9 3x4. The cake was shaped like the Hogwarts castle. It looked too good to cut. My friends came dressed as different characters, and we had a little sorting ceremony where everyone picked their house. The best part was the games. We played a quiz on spells, magical creatures, and winners got wands as prizes. I received many gifts, 2 books, boards games, and Quidditch themed hoodie that I absolutely loved. Even though the party was magical, it felt incomplete without you. I really wished you were there to share the joy with me. I hope we can celebrate together next year. Write back soon. I'd love to know how you are doing. With love, सुरेश।
तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर परसेप्शन पर लिख दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से, अपने तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये बहुत सारा मैटर होना चाहिए और उस पर लिखने के लिए आपको टाइम होना चाहिए। तो आप यहाँ से PDF लेकर इस पर बार बार लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन 2 का और पार्ट भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन टॉपिक। अब देखो आपके सामने लेटर चला गया। लेटर में मैंने आपको फॉर्मेट बता दिए। पैराग्राफ में कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस आप स्टार्ट करते हो और एंड करते हो। आपके सामने है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और एन आइडियल स्टूडेंट। अब एक लिखा तो PDF में तो दोनों पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा। एन आइडियल स्टूडेंट्स क्या होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आप खुद लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 का इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर आप खुद लिखोगे। एन आइडियल स्टूडेंट मैं बताता हूँ। तो एन आइडियल स्टूडेंट किस तरह से लिखते हो? आप स्टार्ट करते हो सीधा पैराग्राफ लिखना। एन आइडियल स्टूडेंट इज़ वन हु इज़ डिसिप्लिन्ड। आप बताते हो कि कैसा एक आइडियल स्टूडेंट कैसा होता है। वो सच्चा होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, डेडिकेटेड टू लर्निंग होता है, सीखने के लिए बिल्कुल फोकस्ड होता है। सच अ स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली टू टीचर, की बात मानता है, अपना होमवर्क टाइम पर करता है, रिस्पेक्ट करता है सबकी, रूल्स को रेगुलेट फॉलो करता है और रेगुलर पंक्चुअल और ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एवरी डे। वो अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ता है। एक आइडियल स्टूडेंट कभी भी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं करता, बल्कि वो स्पोर्ट्स पर, कल्चरल एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करता है, अदर्स की हेल्प करता है, गुड मैनर्स दिखाता है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। बाय डूइंग सो दे बिकम एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स टू फॉलो, ठीक है। इस तरह से एक आइडियल स्टूडेंट होता है जिसको फॉलो किया जा सके। तो इस तरह से आप अपना पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है, और दूसरे पर आप खुद लिखोगे या PDF लेकर प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। डैश दे गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन कब पूछा जाता है? जैसे दे गो टू स्कूल एवरी डे, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या वो स्कूल डेली जाता है, तो यहाँ पर आएगा आपका डू दे गो। क्या वह डेली स्कूल जाते हैं? गो टू स्कूल एवरी डे, तो डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन B, माई मदर ऑलवेज डैश मी अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो आपके सामने गिव है, माई मदर ऑलवेज गिव्स मी। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है तो ES लगेगा लास्ट में, तो क्या आ जाएगा आपका? गिव्स मी। C कहता है डैश ही राइट अ लेटर। तो यहाँ पर जैसे ये ही, देखो यहाँ पर दे था तो हमने डू यूज़ किया। जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर हम सिर्फ डू यूज़ करेंगे, और जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ पर हम डज यूज़ करेंगे। डू प्लस ES। तो डज ही राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखा? वी डैश नॉट प्ले फुटबॉल। वी मतलब प्लूरल में क्या यूज़ करते हैं? डू। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स को यूज़ करते हुए आपको ब्लैंक फिल करने हैं। इट डैश रेन हैविली, तो आपको पता है इट में रेन हैविली आएगा। दूसरा, ही डैश लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, तो ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। द पुलिस डैश प्रोटेक्ट अस, तो पुलिस को ज़रूर करना चाहिए, ये बॉक्स उठा सकता है और रेन हैवी हो सकती है। यू डैश पे योर बिल ऑन टाइम, यू शुड, तुम्हें करना चाहिए, यू शुड पे योर बिल ऑन टाइम। सेक्शन C की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपके सामने है, टिक करना है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट लाइन कहती है, स्टेटमेंट कहता है द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट। जो फनी मैन था वो पोएट की तरफ स्माइल करता है, ये अपने आप में ट्रू है। सेकेंड, पोलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम वाइल टेकिंग टू डॉक्टर डोलिटल, तो ये क्या है? अपने आप में फॉल्स है। थर्ड, द ऑथर एक्सप्रेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, ये क्या है आपका? ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। और लास्ट, मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट, ये क्या है आपका? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके सामने पोएम का एक पार्ट निकाल कर दे दिया गया है, उसको पढ़ते हैं, उसके भी आप पर क्वेश्चंस करते हैं। वन डे अ फनी काइंड ऑफ अ मैन came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet.
क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स आपको बताया ना। द मैन वोर शूज ऑन हिज फीट एंड हैट ऑन हिज हेड, क्या ये सही है? नहीं, ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट, वेयर डिड द मैन वेयर हिज शू, तो मैन अपने शू कहाँ पहनता है? ऑन हिज हेड। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द मैन्स क्लोथिंग, उसकी क्लोथिंग में क्या अनयूजुअल था? तो ही वोर हेड्स अपॉन हिज फीट, ही वोर हेड्स अपॉन हिज फीट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और हेड पर वो शूज पहनता था और फीट पर वो हेड पहनता था, ये बिल्कुल उल्टा था, यही उसके कपड़ों में अनयूजुअल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। राइट द सिनोनिम ऑफ वर्ड काइंड, तो काइंड मतलब सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड आपको बताना है। काइंड का मतलब हो सकता है आपका किसी टाइप की बात की गई है, सॉर्ट या कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने एक और पैसेज है, इसको वन गो में पढ़ेंगे और इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस करेंगे। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, said the horse. Only green? They will keep the sun out of my eyes while I am ploughing the field. Certainly, said the doctor. Green ones you shall have. You know the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals. Just because the animals don't complain, as a matter of fact, it takes much clever man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. ठीक है, तो क्वेश्चन इसके बिहाफ पर क्या पूछा गया है कि चूज करना है आपको करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉक्टर डोलिटल्स एटीट्यूड इन द एक्सट्रैक्ट इज, तो उसका एटीट्यूड कह सकता है डॉक्टर का, ए रिस्पेक्टफुल, बी सेंटिमेंटल, सी अंडरस्टैंडिंग या डी केयरफुल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका अंडरस्टैंडिंग। Second, the plough horse needed a black goggles, blue goggles, powered goggles और green goggles, तो पता है आपको green goggles की बात की गई थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। Next, third, the plough horse was happy to find a doctor who dash, who was understanding, ऊपर भी बताया अभी आपको, ऑप्शन ए who was understanding। और फोर्थ, from which chapter these lines have been taken, तो किस चैप्टर से ये लाइन्स ली गई हैं? ये ली गई हैं आपकी एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिव द आंसर्स ऑफ एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। आपके सामने 6 क्वेश्चन है, इनमें से किसी 4 का आंसर देना है, लेकिन हमारे सामने सिर्फ 4 ही दिए गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। 4 क्वेश्चन के 2-2 नंबर के मार्क्स होंगे, 8 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 1 कहता है विच सेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल द सेंस। इसका आंसर आप लिखोगे और इसका आंसर लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम पीडीएफ से डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो विच सेंस, किस सेंस की बात की गई है? द मोस्ट डिलाइटफुल में क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच सेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल द सेंस। तो हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, जैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये जो हमारी सेंसेस हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली सेंस को कौन सी सेंस को माना गया है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर आप देखो कि हेलन केलर ने अपनी रचना 3 Days to See में कहा है कि देखना सबसे सुंदर और आनंददायक इंद्रिया है। देखना 3 Days to See में उसने माना है कि जो रिचेस्ट एक्सपीरियंस देता है वो क्या, ब्यूटीफुल इमोशंस देता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन महसूस कराने वाली फीलिंग देता है। वो कैसे देखती है हमें? वो मिलती है हमें इज साइट, मतलब दृष्टि, देखने वाली चीज़। तो ये जो सेंस है हमारी, ये सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल है। और ये लिखा गया एंड कनेक्शंस विद द पीपल नेचर मेकिंग इट द मोस्ट चेरिस्ड सेंस। तो ये इस तरह से उसने अपने देखने की दृष्टि वाली सेंस को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज डॉक्टर डोलिटल, तो पूछा गया है कि डॉक्टर डोलिटल कौन थे? डॉक्टर डोलिटल एक दयालु और बुद्धिमान डॉक्टर थे, उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था, काइंड और इंटेलिजेंट पीपल बंदा था। अच्छा, काइंड, यहाँ पर दयालु, काइंड का वर्ड यूज किया गया है एज अ दयालु, और एक काइंड होता है टाइप, मतलब तरह, किसी तरह का, तरह तरह की चीज़। तो हमने ऊपर जो काइंड वर्ड लिया उसका जो हमने सिनोनिम बताए वो इस वाले वर्ड का बता दिए। इसका अगर बताएं दयालु का, तो वो देखते हैं इसके, इस काइंड के आपके सिनोनिम हो सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं काइंड के सिनोनिम, केयरिंग, जेंटल, जनरस हेल्पफुल, गुड, फ्रेंडली, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, ठीक है। तो ये काइंड के आपके सिनोनिम्स है। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर डोलिटल कौन है? हु वर्कड एज अ डॉक्टर, ही हैड अ डीप लव फॉर एनिमल्स, लेटर बिकेम फेमस फॉर ट्रीटिंग देम व्हेन ही लर्न टू टॉक देम,
थ्रू अ पैरट नेम्ड पोलिनेशिया। तो बेसिकली कहा गया है कि उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था, वे इसलिए मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने एक तोते पोलिनेशिया के नाम के मदद की थी, जानवरों से बात करना सीखा और उनका इलाज किया। आसान भाषा में कहें तो डॉक्टर डुलिटिल जानवरों से प्यार करने वाले डॉक्टर थे जो उनसे बात कर पाते थे। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। व्हाट डिड द फनी मैन वियर ऑन हिज हेड? फनी मैन अपने हेड पर क्या पहनता था? द फनी मैन वोर अ शू ऑन हिज हेड, वो जूते पहनता था अपने सिर पर, विच इज़ अनयूजुअल और एब्सर्ड, जो परेशान करने वाला और एक अजीब सी चीज़ थी। उस मजाकिया आदमी ने सिर पर जूता पहना था, यह बहुत अजीब और हंसी वाली बात थी। ठीक है, दिस अनएक्सपेक्टेड क्लोथिंग चॉइस इमीडिएटली सिग्नल्स हिज ह्यूमरस नेचर एंड सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द पोएम फिल्ड विद सिली एंड फनी बिहेवियर। तो इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति मजाकिया स्वभाव का था और उसकी हरकतें भी मज़ेदार थी। आसान भाषा में समझें तो मजाकिया आदमी ने अपने सिर पर जूता पहन लिया था, जो कि हंसी के मजाक वाली आदत दिखती और पूरी पोएम को एक फनी सिली बिहेवियर में बदल देती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ आएगा सामने। हु इज़ मिसेस हार्डिंग? हु इज़ मिसेस हार्डिंग? तो मिसेस हार्डिंग कौन थी? वाइफ ऑफ वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग, हु रिसेंटली बोट अ लार्ज हाउस इन लेनफील्ड आफ्टर मूविंग फ्रॉम लंदन। लंदन से शिफ्ट होने के बाद लेनफील्ड में एक जो रिचेस्ट, काफ़ी रिच मैन थे, वेल्दी मैन थे, मिस्टर हार्डिंग उनकी बीवी थी। उन्होंने विजिट किया था मिसिज शो टू गेट एक्वेंटेड एंड हर सिस्टर इन लॉज मिसिज ली इज स्टेइंग विद हर। तो बेसिकली तो मिसिज हार्डिंग एक अमीर आदमी मिस्टर हार्डिंग की पत्नी थी। यह मिस्टर हार्डिंग ने हाल ही में लंदन से लैंडफील्ड नाम की जगह पर मूव किया था, आकर बड़ा घर खरीदा है। मिसेस हार्डिंग मिसेस शो से मिलने जाती है ताकि जान पहचान बढ़ सके। उनकी भाभी सिस्टर इन लॉ जो मिसेस ली थी उनके साथ भी रही हैं, वो उनके साथ रह रही हैं। ठीक है, उनसे भी मिल सके। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको आंसर। तो इस तरह से हमने कर लिया। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने देते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। वो हम तीनों क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं इनके आंसर क्या होंगे। पेपर में आपसे यही पूछे जाते हैं, इसी तरह से फॉर्मेट आता है। आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ोगे और अच्छे से लिखोगे। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, आंसर्स तो आप लिख ही दोगे। ठीक है, तो पूछा गया है हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच देयर एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो आप इसको याद तो करोगे ही, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप उस स्टोरी को भी ध्यान रखोगे। तो सवाल पूछ रहा है कि लेखक लोगों को कैसे प्रेरित करता है कि वे अपनी रोज़मर्रा की इंद्रिया अनुभवों, देखना, सुनना, स्वाद जैसी जो इंद्रिया आपकी सेंसेस होती हैं, सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो हैं, उनको अच्छे से महसूस करें। ठीक है, कैसे महसूस करते हैं? तो हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल, कैसे वो एनकरेज करता है लोगों को कि वो एक्सपीरियंस करें। ठीक है, आपको ये बताना है। आपका आंसर होगा कि द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंस बाय पेइंग फुल अटेंशन एंड बीइंग माइंडफुल। तो वो कहता है, लेखक कहता है कि हमें अपने रोज़ के अनुभवों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जैसे meaningful appreciating them as they might lose them tomorrow to foster gratitude and a deeper connection to life। जैसे हम देखना, सुनना, चखना, सूंघना या महसूस करना करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से अनुभव करें। इनको ऐसे महसूस करो जैसे यह कल छिनने वाली, मतलब एक तरह से आपकी ये सेंसेस नहीं रहेंगी कल को। ठीक है, छिन सकती है। जब हम पूरा ध्यान लगाकर इन साधारण अनुभवों का आनंद लेते हैं तो हमें ज़्यादा सुंदरता, खुशी और जीवन का गहरा संबंध मिलता है। तो इस तरह से कहा गया है कि एंगेजिंग विद द साइट्स, साउंड्स, टेस्ट, स्मेल्स, टेक्सचर्स, इंडिविजुअल्स कैन फाइंड मोर ब्यूटीफुल एंड प्लेजर इन द प्रेजेंट मोमेंट, लीडिंग टू अ रिचर एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ। बाय सेवरिंग ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस वी कैन फील मोर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। और इससे जीवन और भी अर्थपूर्ण और आनंदमय हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। देखो, ऑथर कहता है कि अगर आपके पास कोई सेंस है, जैसे आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, फील कर सकते हो, तो सोचो अगर आपके पास एक ही दिन तक ये रहेगी तो कल को आप भूल जाओगे। तो वो एक बेस्ट तरीका है, आप उसकी एक तो वैल्यू करने लगोगे, आप उसको ना बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगोगे। हाँ, मेरा हाथ सही काम करता है, मैं देख पाता हूँ, जो लोग देख नहीं पाते वो भी कैसे जीते होंगे। तो अपनी एक्सपीरियंसेस को आप महसूस करने लगोगे कि आप कितने लकी हो, कितने आपको मज़ा आने लगेगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। ठीक है, ये ऑथर कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। तो बेसिकली सवाल पूछ रहा है कि कवि फनी मैन के अजीब और अलग तरह के व्यवहार से क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि जो फनी मैन के अलग बिहेवियर से जो संदेश देना चाहता है वो कुछ इस प्रकार है कि अलग होना अच्छा है।
The poet highlights the funny man's unusual behavior to share important message. First, it celebrates being different and unique. तो वो कहता है कि ये अपने आप में एक खुशी वाली चीज़ है, खुशी मनाने वाली चीज़ है कि आप अलग हो, अलग होना अच्छा है। कवि बताता है कि अलग होना अच्छा, यूनिक होना कोई बुरी बात नहीं। समाज जैसा कहता है वैसा ना करके खुद जैसा होना भी महत्वपूर्ण है। फनी मैन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि हंसी और जिज्ञासा लाता है। द पोएम शोज दैट इट ग्रेट टू बी योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को पहचानो और अपने जैसा बनो। नॉट फॉलो व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप इस पर मत जाओ। मैन किसी को वो मैन किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ खुशियाँ और जिज्ञासा बांटता है। सेकंड, द पोएट यूजेज हिज बिहेवियर टू मेक अस थिंक अबाउट रियलिटी एंड लॉजिक। वो सेकंड दूसरी बात पर आए तो सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उसका व्यवहार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ तर्क और वास्तविकता ज़िंदगी की सच्चाई है, क्या हम हमेशा लॉजिक लगाते रहें यही ज़िंदगी की सच्चाई है। कभी कभी अजीब और अप्रत्याशित चीज़ों से भी खुशी मिलती है, जैसे कि इट एनकरेजेस अस टू फाइंड जॉय इन द स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में आपको खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। द पोएम इनवाइट्स रीडर्स टू बी ओपन माइंडेड, तो आपको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कवि यह भी कहता है कि हमें उन लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए जो अलग होते हैं। एंड एक्सेप्टिंग ऑफ दोज हु डोंट फिट इन, शोइंग इन द हैप्पीनेस दैट कैन कम फ्रॉम एम्ब्रेसिंग लाइफ्स पिकुलरिटी, तो ऐसे लोग भी हमें खुशी और जीवन का अलग नज़रिया दे सकते हैं। ठीक है, इस पर हमने चर्चा की और हमारा आंसर एक्सप्लेन हो गया और आपको समझ में आया, आई होप। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन थर्ड कहता है व्हाई डिड मैरी इंसिस्ट ऑन स्टेइंग विद हर मदर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। तो सवाल पूछ रहा है कि मैरी मेहमानों के आने पर अपनी माँ के साथ क्यों रहना चाहती थी। ठीक है, सही बात है, क्यों रहना चाहती थी, क्योंकि मैरी अपने माँ के साथ इसलिए रहना चाहती थी ताकि वह दिखा सके कि वह सभ्य और अच्छे तरीके से बात कर सकती है, कि वो wanted to prove she could talk politely and behave well in front of visitors। मेहमानों के सामने अच्छे से बात कर सकती है, बिहेव कर सकती है। She felt grown up and confident, believing she knew the right things to say, such as polite greetings and small talks। तो उसे लगता था कि वह अब बड़ी और आत्मविश्वासी हो गई है और उसे सही बातें पता हैं, जैसे शिष्टाचार करना, नमस्ते करना, छोटी छोटी बातें करना, वो ये जान गई है। वहीं दूसरी तरफ मैरी वॉज ईगर टू शो दैट शी कुड जॉइन इन एडल्ट कन्वर्सेशंस, नॉट जस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। तो वह चाहती थी कि उसे सिर्फ बच्चे की तरह न देखा जाए बल्कि बड़ों की बातचीत में शामिल माना जाए। शी वॉन्टेड रिकॉग्नाइजेशन फॉर हर एबिलिटी टू स्पीक एंड इम्प्रेस द गेस्ट। मैरी चाहती थी कि उसकी बोलने की क्षमता और मेहमानों को प्रभावित करने की कला के लिए उसे सराहाया जाए, मतलब उसे अप्रिशिएट, रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, इम्प्रेस करने की जो स्किल थी, स्पीकिंग स्किल थी, एबिलिटी थी उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए, वो ये चाहती थी। ठीक है, तो इसीलिए वो मैरी मेहमानों के आने पर अपनी माँ के साथ इसलिए रहना चाहती थी। आइए, इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको हेल्प मिली होगी और आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मैं फिर कहता हूँ, आप टेलीग्राम से चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। आपकी क्लास के नेक्स्ट पेपर को सोल्व करते हुए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। और कोई बात होगी तो बच्चों बता देना कमेंट्स में, हम कनेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको बिल्कुल ही बात करनी है तो कमेंट्स में आप छोड़ना कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे पर्सनली, फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। एक मेंटोरशिप प्लान स्टार्ट करना सोच रहे हैं जो आपको पेपर में हेल्प करेगा और आप 1-to-1 मुझसे लाइव गूगल मीट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।